हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रोफेसर करण अग्रवाल। हम लोग साइंस 2 चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 ये चैप्टर देख रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली डाइजेशन देख लिया है। व्हाट डज फूड मीन डिफरेंटली टू अस एंड टू आवर बॉडी। डाइजेशन को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था, टाइप्स ऑफ फूड फॉर द बॉडी। जो बॉडी का अंडरस्टैंडिंग है फूड मटेरियल का वो आप लोग को बताया था। देन हम लोगों ने मोर इंपॉर्टेंटली रेस्पिरेशन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एनर्जी प्रोडक्शन, ये वाला टॉपिक देखा था। एनर्जी प्रोडक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन जहां पर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे थे विद द सराउंडिंग, और उसके बाद सेल्यूलर रेस्पिरेशन विच वाज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी। वेरियस फूड कंपोनेंट सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोसेस हमने देखा। एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखा, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, NADH2, FADH2, ATP को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की हम लोगों ने। फिर उसके बाद एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम लोगों ने देखा। ह्यूमन बॉडी में कभी कभी हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में कभी कभी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम वेरियस फूड कंपोनेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स तो हम लोग देख चुके थे ग्लूकोज का एग्जांपल लेकर। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रोटीन्स, लिपिड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स, वाटर एज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड फाइबर्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में अब तक देख ली है। राइट, आज का जो हमारा जो ये टॉपिक है सेल डिवीजन, दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लेक्चर इन दिस चैप्टर। ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग सेल डिवीजन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत मस्त, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेल डिवीजन। बहुत डिटेल में हमको हमारे बारे में बताया गया है कि कैसे हम एक छोटे से इनविजिबल सेल से आज इतने बड़े घोड़े हो गए, कोई कोई गधे भी हो गए, कोई कोई बच्चे हो गए, क्या क्या चीजें हो गई। वी आर गोइंग टू सी ऑल ऑफ दिस। सेल डिवीजन इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। राइट, हम लोग बेसिकली अब तक लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे। यस, ऑल ऑफ अस वर स्टडिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस अंटिल नाउ। 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में अभी तक भी हम लोगों ने रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, नर्वस कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, ऐसे कई सारे वेरियस लाइफ प्रोसेसेस अब तक हम लोगों ने देखे। अभी लाइफ प्रोसेस क्या है? ऐसे कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई प्रोसेस जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में, सर्वाइवल में हमको हेल्प कर रहा है, जो इंडिस्पेंसिबल है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरीके से एक और लाइफ प्रोसेस आता है जिसका नाम है सेल डिवीजन। इट इज एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। सेल डिवीजन is an essential life process for the growth and development of the body, for the growth and development of the body। जैसे कि आप लोग को पता है ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं हम लोग, बाकी एनिमल्स की नहीं, हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं कि वहां पर स्पर्म सेल रहता है जो मेल से आता है। छोटा सा बैकग्राउंड दे रहा हूं आप लोग को। मेल से स्पर्म सेल आता है, फीमेल से एग सेल आता है। ये दोनों सेल्स यूनियन होता है इनका, ये दोनों सेल्स यूनाइट होते हैं, वहां पर एक जाइगोट फॉर्म होता है, एक यूनिसेल्यूलर जाइगोट फॉर्म होता है, एक सिंगल सेल फॉर्म होता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन, यस, और भी डिटेल में हम लोग इसको अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट इतना बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग को पता है। अभी ये जाइगोट डिवाइड होता है, ये एक सिंगल सेल डिवाइड होता है, ये एक सेल के 2 सेल बनते हैं, फिर इन 2 सेल से 4 सेल बनते हैं, 4 से 400 बनते हैं, 400 से 4000 बनते हैं, और इन 4000 सेल से करोड़ों सेल्स बॉडी के अंदर बन जाते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, मटेरियल तो डिवाइड होता ही है ना। एक सेल के पास जो मटेरियल था, इस सेल के पास जो मटेरियल था, वो मटेरियल दोनों सेल्स में डिवाइड हुआ, फिर इन दोनों सेल्स का मटेरियल ये बाकी सेल्स को भी मिल गया। राइट, उसके अलावा ध्यान से बात को समझो, डिवाइड होने के अलावा सेल्स ऑल्सो अंडरगो एन अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज डिफरेंशिएशन। यस और नो? जैसे हमारे कार्डियक सेल्स अलग है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स अलग है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के सेल्स अलग है, हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स अलग है। तो डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बॉडी में? यस और नो? तो ये बेसिकली एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है सेल डिवीजन। इसको हम लोग डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं।
कभी कभार आप लोग को छोटा मोटा चोट लग गया होगा, कहीं कट आ गया होगा, खरोच लग गया होगा स्किन के ऊपर, कभी हाथ के ऊपर, कभी फुटबॉल खेलते वक्त, क्रिकेट खेलते वक्त गिर गए होंगे, तो लॉट्स ऑफ स्क्रैचेस, लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग माइट हैव हैपेंड टू यू, बट यू ऑब्जर्व आफ्टर मे बी 8-10 डेज, 15-20 डेज, वो एरिया आपके स्किन का वापस से वैसा का वैसा हो जाता है, राइट। तो इट इज वन आउट पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज एन एरिया ऑफ द बॉडी जहां के सेल्स डैमेज हो चुके हैं। अगर आपको यहां पर स्क्रैच आता है या यहां पर स्क्रैच आता है, ब्लीडिंग हो जाता है वहां पर, या शायद ब्लीडिंग नहीं भी होता है, तो बट इट इज दैट एरिया ऑफ द बॉडी जो डैमेज हो चुका है। बॉडी के पास सेल डिवीजन का एक प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से क्या होता है, ये जो डैमेज एरिया ऑफ द बॉडी है, वहां के सेल्स रीग्रो होना चालू हो जाते हैं, फिर से डिवाइड होते हैं, फिर से रीग्रो होना चालू होते हैं, एंड फिर वापस से वो एरिया वापस से हरा भरा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, राइट। तो ये किस वजह से हुआ, ये सेल डिवीजन के वजह से हुआ, राइट। न्यू बॉर्न बेबी से लेकर बाकी अडल्ट के अंदर भी पूरा टाइम बॉडी के अंदर जो है सेल डिवाइड हो रहे हैं। न्यू बॉर्न बेबी तो मैंने बहुत आगे का स्टेज बता दिया, मैं तो इनिशियल स्टेज जो लाइफ का था, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जहां पर एक स्पर्म सेल से और एग सेल से एक सिंगल सेल बन रहा था आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो स्टेज भी सेल डिवीजन के कारण हुआ है, राइट। सो we'll study this wonderful aspect of human life of basically organisms, cell division. Cell division is one of the very important properties of cells and living organisms. Very, very, very important. Due to this property only, a new organism is formed from an existing one. इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, ये अकेला ऐसा रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी है जिसके कारण a new organism is formed from an existing one. A multicellular organism grows up and the emaciated body can be restored. ये तीन functions निभा रहा है. New organism is formed from an existing one. A multicellular organism grows up. एक सिंगल सेल से उसके बॉडी में इतने सारे ढेर सारे हजारों लाखों करोड़ों सेल्स, वो भी डिफरेंशिएटेड फॉर्म में, अलग अलग तरह के सेल्स जो है वो ग्रो हो चुके, डिवाइड हो चुके बॉडी के अंदर. एंड द इमैशिएटेड बॉडी पार्ट, ऐसा पार्ट ऑफ द बॉडी, ऐसा एरिया ऑफ द बॉडी जो डैमेज हो चुका है, वहां पर भी जो है वो रिस्टोरेशन हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ न्यू सेल्स, राइट. तो ये सेल डिवीजन शॉर्ट में अभी तक हमको यहां पर बताया गया है. There are two types of cell division. पहले ध्यान से ये पार्ट को पढ़ेंगे, फिर मैं इसको बेसिकली समझाऊंगा आप लोगों को अच्छी तरीके से. There are two types of cell division. दो तरह के सेल डिवीजन है. There are two types of cell division as mitosis and meiosis. दो तरह के सेल डिवीजन कौन से हैं? माइटोसिस एंड मियोसिस. इसको पहले अंडरलाइन करेंगे. तो सबसे पहले सेल डिवीजन कितने टाइप के? बेसिकली सेल डिवीजन दो तरह के. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. वन इज माइटोसिस एंड द अदर इज मियोसिस. मियोसिस का स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, MEIOSIS. ये याद रखना जरूरी. बच्चे लोग बहुत बार मियोसिस का स्पेलिंग रॉन्ग करके आ जाते हैं, मार्क्स चले जाते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस. Mitosis occurs in somatic cells and stem cells of the body, whereas meiosis occurs in germ cells. जो माइटोटिक सेल डिवीजन है वो कौन से तरह के सेल्स में आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का. यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं. माइटोसिस occurs in somatic cells and stem cells. माइटोसिस कौन से सेल्स में हो रहा है? सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स में. और मियोसिस दो तरह के सेल डिवीजन है, माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस कौन से वाले सेल्स में हो रहा है? सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स में. मियोसिस ये सेल डिवीजन हो रहा है जर्म सेल्स में. जर्म सेल्स कौन से प्रोसेस से सेल डिवीजन करते हैं? मियोसिस वाले प्रोसेस से. स्टेम सेल्स और सोमैटिक सेल्स कौन से प्रोसेस से सेल डिवीजन करते हैं? माइटोसिस वाले प्रोसेस से. दो प्रोसेसेस है, दो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन एक्टिविटी है, माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट. माइटोसिस एंड मियोसिस ध्यान से यहां पर देखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं. हो सकता है एग्जाम में ना आए, लेकिन हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, करण सर के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग को पता रहना चाहिए. सेल डिवीजन, सबसे पहले तो सेल डिवीजन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं सेल डिवीजन, ठीक है. हम लोग देख रहे हैं सेल डिवीजन. अभी सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन हम लोग को पता है दो टाइप्स के हैं. ये हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी, माइटोसिस और मियोसिस.
ये सेल डिवीजन दो तरह के हैं, माइटोसिस और मियोसिस। अभी हमको बोला गया है माइटोसिस दो तरह के सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स में, और सोमैटिक सेल्स के अलावा ये होता है स्टेम सेल्स में, और मियोटिक डिवीजन होता है जर्म सेल्स में। माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले ये तीन टाइप के सेल्स है, ये कौन है, ये कौन से सेल्स है, ये हम लोग को देखना, जानना, मालूम रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स ये वर्ड आया तो समझ जाओ, दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। जर्म सेल्स माने रिप्रोडक्टिव सेल्स। जर्म सेल्स माने क्या, रिप्रोडक्टिव सेल्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स के केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में आप लोगों ने देखा रहेंगे, मेल्स के अंदर स्पर्म सेल्स है एंड फीमेल्स के अंदर एग सेल्स है। अभी ये मेल्स के अंदर के सेल्स है, ये फीमेल्स के अंदर के सेल्स है। दीज आर द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू बेबी, यस और नो। ये वो सेल्स है जो नए बेबी के पैदा होने में काम में आते हैं, रिप्रोडक्शन के काम में आते हैं कि नहीं आते, रिप्रोडक्टिव सेल्स हो गए क्या नहीं हो गए। तो द सेल्स विच आर रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड एज द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मतलब जो सेल्स रिप्रोडक्शन करते हैं वो सेल्स है हमारे जर्म सेल्स। जर्म सेल्स, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स सुना रहेगा आप लोगों ने बचपन में। तो वहां पर क्या हो रहा है, सीड्स में से नया प्लांट, नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, पैदा हो रहा है। तो सिमिलरली स्पर्म सेल, जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में स्पर्म्स कम्स फ्रॉम मेल्स एंड एग सेल्स कम्स फ्रॉम फीमेल, इन दोनों के यूनियन से जाइगोट, जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, फिर वापस से बहुत सारा डिवीजन, बेबी, बेबी से आप जैसे मेरे जैसे बड़े बड़े लोग मतलब डिवाइड हो के बड़े ग्रो हो जाते हैं क्या नहीं हो जाते, डेवलप हो जाते हैं क्या नहीं हो जाते। सो ये किसके कारण हुआ, ये जर्म सेल्स के कारण हुआ। ये कौन से सेल्स है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स है। रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड एज जर्म सेल्स। ये कौन सा डिवीजन करने वाले हैं, जर्म सेल्स विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, विल अंडरगो डिवीजन बाय विच टाइप, मियोसिस, राइट। ये है हमारे जर्म सेल्स। अभी आते हैं सोमैटिक सेल्स। जर्म सेल्स को छोड़कर बाकी जितने भी तरह के सेल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ऑल ऑफ देम विल बी कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स। यहां पर लिख देता हूं, ऑल सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स। आप लोग भी ये चार्ट बना सकते हो, आपकी इच्छा है अगर, तो आपको काम में आएगा। अंडरस्टैंडिंग बेटर करने, साइंस के कॉन्सेप्ट्स आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगे। सोमैटिक सेल्स कौन से सेल्स है, जर्म सेल्स को छोड़कर बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स मौजूद है, ऑल ऑफ देम विल बी गिवन वन टर्म, उनको एक ही टर्म दिया जाएगा, विच इज नथिंग बट सोमैटिक सेल्स। मतलब बॉडी के अंदर दो बेसिक टाइप ऑफ सेल्स है, एक तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो जिनको जर्म सेल्स बोलते हैं, उनके अलावा बाकी जो बच गए सारे के सारे सोमैटिक सेल्स। ऑल द सेल्स एक्सेप्ट फॉर जर्म सेल्स आर टर्म्ड एज सोमैटिक सेल्स। फिर आते हैं स्टेम सेल्स। अभी आते हैं हमारे स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स कौन से सेल्स है, इन सेल्स में से बाकी सारे सेल्स ओरिजिनेट होते हैं, ग्रो होते हैं, डिवाइड होते हैं, पैदा होते हैं। स्टेम सेल्स आर द सेल्स जिनमें से बाकी के सारे सेल्स ग्रो हो सकते हैं। ये आ जाते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेम सेल्स। वी हैव अ चैप्टर, आई थिंक इट इज चैप्टर नंबर 7 और 8 इन दिस सिलेबस, साइंस 2 के अंदर ही हमारे पास स्टेम सेल्स को लेकर एक चैप्टर है। अभी स्टेम सेल्स ह्यूमन बींग्स के केस में मैं आपको बता सकता हूं, सॉरी, ह्यूमन बींग्स के केस में मदर की बॉडी में से जब बेबी को बाहर निकाला जाता है, पार्चुरेशन जिसको कहते हैं, when the baby is taken out from the body of the mother, baby is basically, the baby's body and the mother's body are joined to each other by this one cord. एक cord से जोड़ा जाता है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। मदर की बॉडी और बेबी की बॉडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय दिस वन कॉर्ड विच इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। एंड इस अम्बिलिकल कॉर्ड को यहां पर से ऐसा कट कर दिया जाता है, बीच में से ऐसा कट कर दिया जाता है, सो दैट मदर का बॉडी अलग हो जाता है एंड बेबी का बॉडी अलग हो जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड। नाउ दिस अम्बिलिकल कॉर्ड इज अ बैंक ऑफ स्टेम सेल्स। इसके अंदर वो ओरिजिनल सेल्स है जहां से बाकी के सारे सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। एंड स्टेम सेल बैंकिंग अभी बहुत इन है। स्टेम सेल बैंकिंग मतलब अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो क्या, कि उसमें क्या होता है, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब बेबी को बॉडी से निकाला जाता है मॉम की बॉडी से,
उस टाइम पर ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसको स्टोर किया जाता है, इसका बैंकिंग किया जाता है, सेव किया जाता है इसको, सो दैट फ्यूचर में 10, 20, 50, 60 साल बाद अगर बेबी को, बच्चे को मतलब उस इंसान को कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, सेल्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर ये सेल्स जो है, ये जो स्टोर किया हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसमें से सेल्स एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, और वो स्टेम सेल्स फिर बॉडी के अंदर जो है इम्प्लांट किए जाएंगे। वहां से फिर स्टेम सेल्स में से जो सेल्स खराब हो चुके हैं उनके जगह पर नए सेल्स डिवाइड होना, ग्रो होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो स्टेम सेल बैंकिंग हैज हैड लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, बहुत नया टेक्नोलॉजी है, बहुत अपकमिंग चीज़ें हैं। स्टेम सेल बैंकिंग को बहुत ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है लोगों को। फॉरेन कंट्रीज में तो ऑलरेडी स्टेम सेल बैंकिंग हो चुका है, बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया ऑल्सो लॉट्स ऑफ पीपल आर गेटिंग दिस नॉलेज अबाउट स्टेम सेल बैंकिंग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है, इन सेल्स के अंदर एबिलिटी है कि इनमें से बाकी के सारे टाइप के सेल्स ग्रो, डिवाइड, डिफरेंशिएट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स मैंने आप लोग को बताया। सेल डिवीजन 2 तरह का है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस कौन से सेल्स? सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स। मियोसिस कौन से सेल्स अंडरगो करते हैं? जर्म सेल्स। जर्म सेल्स कौन से? रिप्रोडक्शन में काम में आने वाले सेल्स। उनको छोड़कर बाकी सारे सेल्स जो बॉडी के अंदर है वो सारे के सारे कौन से? सोमैटिक सेल्स। स्टेम सेल्स कौन से? जिन सेल्स में से बाकी सेल्स ग्रो हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। ये टाइप्स ऑफ सेल्स ये हम लोग को पता रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। Before the study of each of cell division, we should also know the structural organization of the cell. Structural organization of the cell organelles, कौन से various organelles है जो cell के अंदर present है। 8th standard का chapter है cell and cell organization. Each cell has a nucleus. Besides, other cell organelles are also present inside a cell. भैया हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, मतलब हम एक सेल लेने वाले हैं और इस सेल को डिवाइड करने वाले हैं। तो सेल के अंदर जो मसाला मौजूद है, जो मटेरियल प्रेजेंट है, उसको भी तो बराबर डिवाइड करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा? फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सेल का स्ट्रक्चर, सेल के ऑर्गेनल्स। चलो ये चीज हम लोग ऑलरेडी बचपन में देख चुके हैं। कई साल पहले जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, उस टाइम पर हमारी टीचर ने स्कूल में हमको ये दिखाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, दिस इज नथिंग बट सेल स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो इसको, एक एक चीज मार्क करता जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के लिए। अभी सेल पढ़ाने लग जाओ तो अपने आप में एक अलग से लेक्चर बन सकता है, वो हमारा काम नहीं है। वो एक्सपेक्टेड है कि हमको आना चाहिए था, बचपन में हमको सिखाया गया है। थोड़े से बेसिक से चीज है। देखो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, कवरिंग है। सेल मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग, प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं, तुम्हारे घर को चारों तरफ से दीवारों प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन है जो कवरिंग है, विच इज प्रोटेक्टिंग। इन केस ऑफ प्लांट सेल वॉल है, राइट। फिर उसके अलावा ये साइटोप्लाज्म है, ये फ्लूइड टाइप मटेरियल है, ये ब्लू कलर में देखो फैला हुआ है सब जगह। मुझे लगता है आप लोग को भी ब्लू ही दिखाई दे रहा होगा, कलर में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसलिए मैंने यहां पर एरो से मार्क कर दिया। साइटोप्लाज्म वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। थ्रू आउट द सेल, ये जिधर भी स्पेसेस मौजूद है यहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, देखेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट पर्सन है। फिर बाकी के सेल ऑर्गेनल्स है छोटे मोटे, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सब बाकी के इन लोगों को हम लोग बचपन में देख चुके हैं, इनके फंक्शंस भी हम लोग को पता है। फिर एक इंपॉर्टेंट आदमी आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। याद है इसी चैप्टर में स्टार्ट में पढ़े थे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है। एनर्जी बना के दे रहा था ना अपने को। क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, सबके सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुए थे। वहां पर NADH2 FADH2 पैदा हुआ था। NADH2 FADH2 ने हमें ATP दिया था क्या नहीं दिया था, एनर्जी दिया था क्या नहीं दिया था, वो कहां दिया था, कौन सा साइट था, माइटोकॉन्ड्रिया था। इसीलिए वो कौन है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इंपॉर्टेंट पर्सन है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा न्यूक्लियस है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो दिस इज, ये स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है हमारा। इसको जानबूझकर ओपन किया गया है ताकि आपको दिख सके। ये इस तरीके से, ऐसा ये इस तरीके से नहीं रहता, पूरा कवर रहता है, पूरा का पूरा पैक रहता है, बट ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा फिगर बनाया गया है। दिस इज द न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस को भी, ये मेम्ब्रेन है, ये कवरिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस को भी एक मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस हमारा CPU है क्या नहीं है, सारा इंफॉर्मेशन, सारा डिटेल, सारा कमांड किसके पास प्रेजेंट है,
हमारे न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पास है डीएनए। डीएनए कौन है? डीएनए इज द बैंक विच हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। डीएनए के पास क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स पे जीन्स, सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए के पास प्रेजेंट है क्या नहीं है? डीएनए किधर प्रेजेंट है? डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो जब डिवीजन होने वाला है, ध्यान से बात को समझो, जब जायदाद दोनों भाइयों में बंटने वाली है तो ये इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल भी बांटना चाहिए क्या नहीं बांटना चाहिए? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल ही सब कुछ डिसाइड करने वाला है। तो अगर डिवीजन हो गया, एक के पास जेनेटिक मटेरियल चला गया, दूसरे के पास नहीं गया, तो वो कुछ काम का है क्या? नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस जेनेटिक मटेरियल इज ऑल्सो इक्वली डिवाइडेड अमंग द सेल्स। उसका बराबर बंटवारा होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए यहां पर न्यूक्लियस आपको दिखाया गया है, यहां पर डीएनए आपको दिखाया गया है। ये इंपॉर्टेंट मटेरियल है व्हेन इट कम्स टू डिवीजन ऑफ दिस एंटायर सेल। इसी चीज को हम लोग डिटेल में अगले पार्ट ऑफ द चैप्टर में देखने वाले हैं, राइट। ये सेल स्ट्रक्चर आप लोग को जानबूझकर बताया गया, 2-3 चीजें बताई गई। इसको क्यों स्ट्रेस किया है आपको लेक्चर में, अभी जब आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन तब समझ में आ जाएगा। इतना जरूर है, इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को अपना एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि इट इज कैरिंग ऑल द जेनेटिक मटेरियल। तो जब डिवीजन होने वाला है, सेल 2 टुकड़ों में डिवाइड होने वाला है, समझो फॉर एग्जांपल सेल यहां पर से ऐसा डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से तो नहीं होता है लेकिन अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सेल यहां पर से ऐसा डिवाइड हो जाता है। तो ये एक घर के 2 टुकड़े हो गए, ये एक रूम बन गया और ये दूसरा रूम बन गया। तो दोनों तरफ हमको इक्वल अमाउंट में सारा मटेरियल बांटना पड़ेगा क्या नहीं बांटना पड़ेगा? सिंपल बात है क्या नहीं है? तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हमारा जेनेटिक मटेरियल है, राइट। चलो लेट्स गेट बैक। यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम, गिव द नेम्स इन द फिगर। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काइंडली मेक अ स्टार आउट ऑफ दिस। यहां पर एक स्टार मार्क कर देंगे आप। ये एग्जाम में आपको 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन आवर 9th स्टैंडर्ड, ये हम लोग देख चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में आ सकता है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास स्टडी मटेरियल प्रेजेंट है, उसमें ऑलरेडी ये आंसर डिटेल में दिया गया है, पूरा का पूरा डायग्राम जो है, स्ट्रक्चर जो दिया गया है, लेट अस स्टडी। ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये हमको नहीं देखना है। हमारे पास खुद का अपना फिगर है, हमारा खुद का अपना क्रोमोसोम है, दिस इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज वन क्रोमोसोम। ध्यान से स्टडी करेंगे, ध्यान से देखेंगे, लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पार्ट को ध्यान से देखते जाएंगे, सेम इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा। लेबल द डायग्राम, जो 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो हियर इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले 2 आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स, ये एक, ये दूसरा, 2 क्रोमैटिड्स जो कि आइडेंटिकल है। वन इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द अदर एंड ईच कंटेन्स 1 डीएनए मॉलिक्यूल। 1 क्रोमैटिड इक्विवेलेंट टू 1 डीएनए मॉलिक्यूल। 1 is the exact replica, exact copy of the other. in all कितने chromatids है? 2 identical chromatids। identical word बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के exact copy है, same to same है। 1 chromatid is equivalent to 1 DNA molecule। yes, उसके बाद फिर ये हमारे आर्म्स है, ये छोटा वाला जो है हमारा P आर्म है, ये लंबा वाला जो है ये हमारा Q आर्म है। P आर्म एंड Q आर्म, ये दोनों हमारे आर्म्स हैं। शॉर्ट आर्म स्ट्रक्चर इज द P आर्म, लॉन्ग आर्म स्ट्रक्चर इज द Q आर्म। ये हमको पता रहना चाहिए, शॉर्ट वाला P, लॉन्ग वाला Q। Q लॉन्ग रहती, लंबी Q रहती कि नहीं, लाइन लंबी रहती कि नहीं, तो लॉन्ग आर्म स्ट्रक्चर भी Q है। फिर यहां पर एक कंस्ट्रिक्शन है, एक जॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। दिस इज द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रिक्शन which is called as the centromere. It is the constricted point of the chromosome। गार्ड बांधी हुई है ऐसा यहाँ पर, ये एरिया में ऐसा लगता है कि नहीं, गार्ड बांधा हुआ है यहाँ पे। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रिक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भैया, ये पॉइंट जो है, ये सेंट्रोमियर वाला पॉइंट हमारे सेल डिवीजन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। सेंट्रोमियर क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रिक्शन। एंड फिर ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, देखो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल ऐसा वाइंडिंग हो के
ऐसा क्रोमोसोम बना हुआ है, और हर एक डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर जीन्स है क्या नहीं है ना, कोडिंग याद है क्या अपना नाइट्रोजनस बेस वगैरह, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द 9th स्टैंडर्ड। डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, तो 1 जीन 1 कोडॉन 1 सीक्वेंस चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोग देख चुके हैं। तो लॉट्स ऑफ जीन्स ऑन दिस 1 डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल ऐसा वाइंडिंग अप होके ऐसा क्रोमोसोम बना हुआ है। डीएनए मॉलिक्यूल लॉन्ग स्ट्रिंग लाइक डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बाय प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन्स। इतना डिटेल में हिस्टोन्स के जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज बेसिकली ये जीन्स है। जीन्स कहां पर प्रेजेंट है, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है। डीएनए कहां पर है, एक क्रोमोसोम के ऊपर है। तो सब कुछ मिलाकर वन एंड द सेम थिंग है, दैट इज ऑल ऑफ दिस इज जेनेटिक मटेरियल, जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। आई होप ये लेबलिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा, राइट। तो दिस इज 1 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सेल को डिवाइड करने वाले हैं। जब सेल को डिवाइड करेंगे तो जेनेटिक मटेरियल को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा भैया, राइट है या नहीं। तो फिर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, क्रोमोसोम है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर देखना बहुत ज्यादा जरूरी था, राइट। चलो, a pair of each chromosome a pair of each type of chromosome is present in 2n condition, whereas single chromosome of each type is present in n condition, and the structure is like one shown over here. 2n condition is basically diploid condition, n condition is basically haploid condition. For example humans के केस में, for example in the case of humans, हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है, हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। एलोसोम्स एंड ऑटोसोम्स याद है आप लोगों को, 9th स्टैंडर्ड, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 23 पेयर्स है, मतलब 23 पेयर मतलब 23 इंटू 2 46 क्रोमोसोम्स है। हैप्लॉइड है, अपना नंबर 2n हो गया क्या नहीं हो गया, n 23 है या नहीं है। तो ये सॉरी डिप्लॉइड है, सॉरी मैंने हैप्लॉइड बोल दिया। ये हमको बना देता है डिप्लॉइड। क्रोमोसोम नंबर क्या है, 2n है, राइट। सिर्फ n रहेगा तो हैप्लॉइड कंडीशन हो जाता है, राइट। ये बेसिक थोड़ा सा जो था रिवीजन था ऑफ व्हाट ऑल वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन सेल डिवीजन है, जिसमें पहला टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो है वो है माइटोसिस। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आज के हमारे सेशन में हम लोग सिर्फ माइटोसिस ही करने वाले और सेशन को, चैप्टर को यहां पर एंड करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ माइटोसिस पढ़ने वाले हैं, राइट। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में हमें क्या पता है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। कौन से सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स में होता है, राइट। इतना ही इंफॉर्मेशन हमें पता है। अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 मेन स्टेप्स। माइटोसिस के 2 मेन स्टेप्स है। पहला है कार्योकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। ध्यान से, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर स्टार्ट हुआ है। यहां पर आप लोग स्क्रीन पर फोकस करेंगे, सिर्फ जो मैं बताता जाऊंगा आप सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, साथ साथ में डायग्राम बताता जाऊंगा आप लोगों को। ये आलू शेप वाले डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, मेरे पास अपने खुद के पर्सनल डायग्राम्स है जो आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करने वाले। वो डायग्राम्स हम लोग रिफर करते जाएंगे। हम लोग टेक्सचुअल कंटेंट देखेंगे, डायग्राम पर के साथ रिफर करके समझेंगे। टेक्सचुअल कंटेंट देखेंगे, डायग्राम के साथ रिफर करके समझेंगे, रिवाइज करेंगे, सो दैट ये टॉपिक क्लास में कंप्लीट हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। माइटोसिस डिवीजन देख रहे हैं हम लोग। माइटोटिक डिवीजन 2 तरह के सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स। अभी माइटोसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है कार्योकाइनेसिस, दूसरा स्टेप है साइटोकाइनेसिस। हम लोग एक सेल को डिवाइड करने वाले हैं, सिंपल बात। सेल डिवाइड कौन से प्रोसेस से हो रहा है, यहां पर माइटोसिस वाले प्रोसेस से। माइटोसिस वाले प्रोसेस में 2 स्टेप्स है। पहला है कार्योकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। दूसरा है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। इसका मतलब माइटोसिस के 2 स्टेजेस है। पहला है कार्योकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरा है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। देखो यहां पर ध्यान से क्वेश्चन आ सकता है, कार्योकाइनेसिस में क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसलिए न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इसलिए साइटोप्लाज्मिक डिवीजन।
साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज डैश, साइटोकाइनेसिस. न्यूक्लियर डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज डैश, कार्योकाइनेसिस. न्यूक्लियर डिवीजन इज द सेकेंड स्टेप ऑफ माइटोसिस, फॉल्स, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस. कार्योकाइनेसिस, यस और नो. तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ सकता है, राइट. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ध्यान से देखेंगे. माइटोसिस, आराम से डिवाइड करते जाएंगे चीजों को, हमको कोई गड़बड़ नहीं है. दो तरह के सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स. दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है. पहला स्टेप है कार्योकाइनेसिस, दूसरा स्टेप है साइटोकाइनेसिस. कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कार्योकाइनेसिस को दूसरा नाम दिया गया है न्यूक्लियर डिवीजन. सॉरी, न्यूक्लियर डिवीजन. और साइटोकाइनेसिस को दूसरा नाम दिया गया है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. जहां पर हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सेल. इस सेल के अंदर हमारा ये छोटा सा न्यूक्लियस है. न्यूक्लियर डिवीजन में, कार्योकाइनेसिस में सबसे पहले मेरा ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा. ये एक न्यूक्लियस हो सकता है, ऐसे दो न्यूक्लियस बन जाए. और फिर इस न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है थोड़ा यहां पर चला जाए और थोड़ा यहां पर चला जाए. ये रफ अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, पूरा प्रोसेस आगे समझाऊंगा. सिर्फ नाम को देखकर कैसे समझना चाहिए वो बता रहा हूं. पहला स्टेप न्यूक्लियर डिवीजन, कार्योकाइनेसिस. तो यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यूक्लियस को इस तरीके से डिवाइड करने का काम कर रहे हैं. न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं. न्यूक्लियर मटेरियल कौन सा है? न्यूक्लियर मटेरियल हमारा जेनेटिक मटेरियल है. यस और नो? तो पहले हम लोग जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करेंगे, क्रोमोसोम को डिवाइड करेंगे. फिर आता है साइटोकाइनेसिस, जहां पर हम लोग साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे हैं. साइटोप्लाज्म याद है क्या? देखो मैं मार्क करता हूं, हाईलाइट करता हूं. वो ऐसा फ्लूइड था, उस डायग्राम में ब्लू कलर का फ्लूइड था. यस और नो? तो ये साइटोप्लाज्म, दोनों जो सेल्स बनेंगे डिवाइड होने के बाद, उन सेल्स में ऐसे इक्वली डिवाइड हो जाएगा. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो जाएगा. तो एक सेल में से दो सेल बन जाएंगे क्या नहीं बन जाएंगे? ये वाला तो न्यूक्लियस है, बेसिकली न्यूक्लियस का एग्जांपल दिया था, लेकिन इस तरीके से दो नए सेल्स बन जाएंगे एक सेल में से. यस और नो? तो पहले स्टेज में हमारा क्या हो रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो रहा है. वो हो जाने के बाद हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. तो दो स्टेप्स है, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. नाउ ये बैकग्राउंड को हमको याद रखना है. माइटोसिस दो स्टेप्स, कार्योकाइनेसिस जहां पर न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला है, न्यूक्लियर डिवीजन. फिर वो होने के बाद साइटोकाइनेसिस जहां पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने वाला है. इसको डिटेल में देखेंगे तो बहुत मस्त समझ में आएगा. ठीक है, अभी जाते हैं पीछे. न्यूक्लियर डिवीजन मतलब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होएगा क्या, ये याद रखने का. चलो, जेनेटिक मटेरियल अभी हम लोगों ने क्रोमोसोम, इतना बड़ा क्रोमोसोम देखा था कि नहीं देखा था? इट इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. हाँ या ना? जेनेटिक मटेरियल हो गया या नहीं हो गया? चलो उसको डिवाइड करेंगे. अभी वापस से माइटोसिस का पैराग्राफ रीड करूंगा आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस. माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू टू मेन स्टेप्स, कार्योकाइनेसिस व्हिच इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस व्हिच इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. तो हमारा पहला वाला स्टेप कौन सा है? कार्योकाइनेसिस. कार्योकाइनेसिस इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स. कार्योकाइनेसिस जो है इट इज कंप्लीटेड थ्रू 4 स्टेप्स. अभी हम लोग माइटोसिस देख रहे हैं, जिसमें पहला स्टेप है कार्योकाइनेसिस एंड द सेकंड स्टेप इज साइटोकाइनेसिस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कार्योकाइनेसिस. कार्योकाइनेसिस इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर डिवीजन, जहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस का कंटेंट डिवाइड होने वाला है. ये कार्योकाइनेसिस 4 स्टेप्स में किया जाता है, 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. कौन से वो 4 स्टेप्स? प्रोफेज स्टेप नंबर 1, मेटाफेज स्टेप नंबर 2, फिर आता है एनाफेज स्टेप नंबर 3 और लास्ट फेज है टेलोफेज विच इज आवर स्टेप नंबर 4. ये 4 स्टेप्स में हमारा कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होता है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये चारों किसके फेजेस है? कार्योकाइनेसिस के हैं. कार्योकाइनेसिस क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन है.
काइरोकाइनेसिस किसका पार्ट है? माइटोसिस का पार्ट है। काइरोकाइनेसिस के बाद का स्टेप कौन सा है? साइटोकाइनेसिस है। साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, राइट। तो अभी हमारा पॉइंट कौन सा है? कार्डियोकाइनेसिस। कितने स्टेप्स है? 4 स्टेप्स है। पहला प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड फिर टेलोफेज। ये 4 फेज हमको पढ़ने हैं, बस ये 4 फेज हमको पढ़ने हैं। इसके आगे का पार्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। ये 4 फेज भी बहुत इजी है अंडरस्टैंडिंग। अगर हम लोग अभी डायग्राम के साथ यहां पर देखते जाएंगे तो ऐसे इस तरीके से चुटकी में हमारा काम खत्म हो जाएगा। हमको बिल्कुल भी ये पार्ट वापस से फिर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लासरूम के अंदर ही इसका प्रिपरेशन हो जाएगा। डायग्राम रहेगा, साथ में कंटेंट है, डायग्राम है, कंटेंट है, डायग्राम है, साथ में करण सर भी है। सब काम को एकदम आसान बना देंगे। ऑल ऑफ यू फोकस ऑन द स्क्रीन। सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्डियोकाइनेसिस दैट इज प्रोफेज। पहले मैं सिर्फ पूरा पैराग्राफ रीड करूंगा। इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली thin thread like chromosomes starts. कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन स्टार्ट किसका? कंडेंसेशन क्रोमोसोम का। कैसे है वो क्रोमोसोम? थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। इन प्रोफेज कंडेंसेशन स्टार्ट्स। किसका कंडेंसेशन हो रहा है भैया? क्रोमोसोम का हो रहा है। क्रोमोसोम कैसे है? थिन है, थ्रेड लाइक है, एकदम पतले पतले से थ्रेड की तरह है, राइट। ये पहला चीज क्या हो गया? कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। इंपॉर्टेंट वर्ड है कंडेंसेशन स्टार्ट्स, इसको याद रखेंगे। कंडेंसेशन की शुरुआत हुई है। फिर ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? तो कंडेंसेशन के वजह से दे बिकम शॉर्ट एंड थिक and they start to appear along with their pair of sister chromatids. They start to appear along with the pair of their sister chromatid. प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। किसका कंडेंसेशन होता है? क्रोमोसोम का होता है। क्रोमोसोम कैसा दिखता है भैया? एकदम थिन है, एकदम नाजुक है, एकदम पतला है, थ्रेड की तरह, धागे की तरह। कंडेंसेशन इस धागे का स्टार्ट हो गया है। ड्यू टू दिस कंडेंसेशन दे बिकम शॉर्ट एंड थिक। समझाऊंगा, चिंता मत करो, अभी सिर्फ इतना याद करने की कोशिश करो। कंडेंसेशन होने की वजह से दे बिकम शॉर्ट, दे बिकम थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर। विजिबल होना चालू हो जाते हैं, स्टार्ट टू अपीयर, दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। किसके साथ? अपनी जोड़ी के साथ, पैर के साथ। ये पैर, ये पैर, ये पैर, क्रोमोसोम्स पैर में है क्या? नहीं है। तो ये अपने जोड़ी में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं along with pair of sister chromatid। ये दूसरी चीज प्रोफेज के अंदर। दूसरी चीज, पहली चीज क्या थी? कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था। कंडेंसेशन स्टार्ट होने की वजह से शॉर्ट एंड थिक। पहले कैसे थे? थिन थ्रेड लाइक थे। कंडेंसेशन होने के बाद विजिबल हो गए, दिखने चालू हो गए। किसके साथ? जोड़ी के साथ। ये जोड़ी, ये जोड़ी, ये जोड़ी। दे स्टार्ट टू अपीयर विद द पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। ये एक क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों बहनें साथ में दिखनी स्टार्ट हो गई। फिर सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। सेंट्रियोल्स बोले तो कोई तो भी सेल ऑर्गेनल है, हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम करना भी नहीं है। सेंट्रियोल है और वो डुप्लीकेट हो रहा है, ये मालूम करना जरूरी है। मतलब पहले एक सेंट्रियोल था, वो डुप्लीकेट हो गया, एक के 2 बन गए, एक के 2 बन गए, डुप्लीकेट हो गया, सेंट्रियोल डुप्लीकेट। एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं, मतलब एक सेंट्रियोल का 2 हो जाता है, कुछ तो ज्यादा हो जाता है, एक का 2 हो जाता है। और 2 सेंट्रियोल्स होने के बाद दोनों सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। फॉर एग्जाम्पल ये सेल रहेगा, उसके अंदर ये सेंट्रियोल एक था, दूसरा पैदा हो गया, तो ये पहला वाला इस पोल पे आएगा, दूसरा वाला इस पोल पे आएगा। एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। मतलब क्या हो गया? दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। यस और नो? ये समझ में आया? सेंट्रियोल थे, वो डुप्लीकेट हो गए, एक सेंट्रियोल था, 2 बन गए। दोनों सेंट्रियोल बनने के बाद बोलते भैया तू उस कॉर्नर में जा, मैं उस कॉर्नर में चला जाता हूं। बिछड़ जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। एक साउथ पोल पर चला जाता है, दूसरा नॉर्थ पोल पर चला जाता है। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। ये तीसरी चीज हुई। पहली चीज क्या थी? कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था।
कंडेंसेशन स्टार्ट होने की वजह से शॉर्ट एंड थिक बन गए थे, विजिबल हो गए थे सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ। उसके बाद क्या हुआ था, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो गए थे, एक सेंट्रियोल था दो बन गए, दोनों सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पर जाना स्टार्ट हो गए। चौथी चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव कवरिंग बताया था मैंने आप लोगों को, तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये दीवार टूटनी स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। डिसअपियर नहीं हुए हैं, स्टार्ट हो गए, शुरुआत हो गई गायब होने की। किसकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस की। दिस इज प्रोफेज। पूरा समझाऊंगा, चिंता मत करो, अभी पहले सिर्फ दिमाग में डाल रहा हूं, फिर दिमाग में डालने के बाद समझा दूंगा तो सब जगह स्प्रेड हो जाएगा, खुश एकदम मजा आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप प्रोफेज, कार्योकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेप प्रोफेज। क्या हो रहा है प्रोफेज में? थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम है, याद रखने का, थिन है, थ्रेड लाइक है। उसका क्या होता है? कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन होने के वजह से ये जो थिन था, ये थ्रेड लाइक था, वो थिक हो गया, शॉर्ट हो गया। दिखाऊंगा कैसे। ये कंडेंसेशन होने के वजह से थिन और जो थ्रेड लाइक था वो शॉर्ट और थिक बन गया, बिगिंस टू अपीयर, विजिबल हो जाता है, दिखना चालू हो जाता है, अलॉन्ग विद पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। दोनों बहनें साथ में दिखनी चालू हो गई, इससे पहले दिखाई दे रही नहीं थी। उसके बाद जो सेंट्रियोल था वो डुप्लीकेट हो गया, दोनों सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पर चले जाना चालू हो गए हैं। फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है वो भी स्टार्ट टू डिसअपियर। इतना याद रखो, ये है नथिंग बट प्रोफेज। इतना प्रोसेस प्रोफेज के अंदर हो गया है। कंडेंसेशन चालू हो गया है, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पर जाने चालू हो गए हैं। उसके बाद हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू हो गया है बस, और हमारे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो विजिबल होना चालू हो गए, वो दिखने स्टार्ट हो गए। यस, अभी जाते हैं आगे। आगे नहीं, इनफैक्ट हम लोग पीछे जाएंगे। हम लोग प्रोफेज देख रहे हैं, ध्यान से यहां पर अभी समझेंगे सब चीजों को। प्रोफेज में हमने फर्स्ट चीज देखी वॉज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंसेशन स्टार्ट्स, यस और नो, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। ये सबसे फर्स्ट स्टेप था क्या नहीं? ध्यान से, वो ऐसा ऐसा दबाने वाले बॉल पेन्स कभी ना कभी आपने यूज किए होंगे लाइफ में, है ना? ऐसा टुचुक दबाया तो पेन बाहर आता है, टुचुक दबाया तो पेन अंदर चला जाता है। यस और नो? व्हाई ऑल दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ये टुचुक टुचुक के आवाज के पीछे इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो कुछ कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज दैट स्प्रिंग। अगर आप वो बॉल पेन खोल लोगे तो इस तरीके का स्प्रिंग आपको उसके अंदर दिखाई देगा। यस और नो? वो स्प्रिंग आप बाहर निकाल लो और उस स्प्रिंग को आपके थंब और आपके इंडेक्स फिंगर के बीच में इस तरीके से ऐसे पकड़ लो, फिर आप उसको प्रेस करना स्टार्ट कर दो। आप उसको प्रेस करना स्टार्ट कर दो। When you press that spring, ध्यान से बात को समझो। अभी यहां पर जो स्प्रिंग था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये वाला, ये जो इनिशियल पोजीशन था, यहां पर ये थिन है, यस और नो? ये थ्रेड धागे की तरह एकदम पतला है, थ्रेड लाइक है, एकदम पतला है क्या नहीं है? सिंपल बात है क्या नहीं है? दिस 2 मिनट। This spring in this position appears to be thin and thread like. इसको आपने बाहर निकाल लिया, अपने दोनों उंगलियों के बीच में, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में पकड़ लिया और ऐसा उसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, दोनों उंगलियों के बीच में उसको दबा रहे हो। दबाने के बाद उस स्प्रिंग का शेप कैसे हो जाता है वो देखो। इस तरीके से हो जाता है क्या नहीं हो जाता है? ये कंप्रेस हो गया क्या नहीं हो गया? साथ में इट इज शॉर्टर, यस और नो? इसके साथ कंपेयर करो, ये हाइट कम है क्या नहीं? शॉर्टर है, प्लस मोटा भी हो गया क्या नहीं? थिकर भी हो गया क्या नहीं हो गया? देखो, ये वाला थिकर है एज कंपेयर टू दिस पोजीशन, यस और नो? ध्यान से देखो, ये स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद ऐसा हो गया क्या नहीं हो गया? शॉर्टर एंड थिकर। क्लियरली विजिबल है क्या नहीं है? क्लियरली विजिबल। क्यों? शॉर्ट हो गया, साथ साथ में थिकर भी हो गया, तो क्लियरली दिखने लग गया। हो सकता है ये वाला दूर से ना दिखाई दे अपने को, पर जब हमने कंप्रेस करके रखा हुआ है तो दूर से हमारे फ्रेंड को दिखाई देगा कि हाथ में स्प्रिंग रखा हुआ है। दिस इज नथिंग बट आवर क्रोमोसोम।
बिफोर प्रोफेज स्टार्ट्स एंड दिस इज क्रोमोसोम व्हेन प्रोफेज स्टार्ट्स। क्रोमोसोम का क्या हो रहा है? क्रोमोसोम का कंप्रेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, दबाया जा रहा है। कंडेंसेशन होने की वजह से ये जो थिन था, धागे के जैसा था, ये शॉर्टर हो गया, बड़ा था, दबाया तो छोटा हो जाता है। यहां पर देखो हाइट कम हो गया है, साथ में मोटा भी हो गया है, थिकर भी हो गया है, क्लियरली दिखाई देने लग गया है। कंडेंसेशन ऑफ द थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स। कंडेंसेशन, दबना चालू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, दबना चालू हुआ है, कंडेंसेशन चालू हुआ है। सिंपल मेरी भाषा में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम समझाने का कोशिश किया गया है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन फ्रंट ऑफ यू। यस, ये पहला चीज था, कंडेंसेशन चालू हुआ। कंडेंसेशन चालू होने की वजह से शॉर्टर एंड थिकर क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू अपीयर along with pair of sister chromatids। पैर में दोनों दिखने चालू हो गए, पहले भी मौजूद थे लेकिन पहले थिन थे, थ्रेड लाइक थे, लेकिन अभी कंडेंसेशन की वजह से अपीयर होना चालू हो गए। साथ में सेंट्रियोल एक था, ये सेल है, अंदर एक सेंट्रियोल था, दो बन गए, डुप्लीकेट हो गए, दोनों अपने अलग अलग रास्ते जाने चालू हो गए, ऑपोजिट पोल्स पर जाने चालू हो गए। साथ में बाहर, न्यूक्लियस के बाहर हो सकता है ये मेम्ब्रेन था, हो सकता है ये मेम्ब्रेन था। अब ये मेंबर है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो दीवार है, ये टूटनी चालू हो गई। यहां से थोड़ा टूटा, यहां से थोड़ा टूटा, यहां से थोड़ा टूटा, यहां से थोड़ा टूटा। दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर। पूरा दीवार टूटा नहीं है लेकिन डिसअपियर होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। दिस इज नथिंग बट प्रोफेज। ये प्रोफेज का अंडरस्टैंडिंग है। डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगा, पहले ये अंडरस्टैंडिंग देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो रहा है, थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम कैसा बन जा रहा है, थिकर एंड शॉर्टर, स्टार्ट्स अपीयरिंग अलोंग विद पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट होता है एंड दे स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। राइट, ये समझ में आया। चलो अभी इसके ऑफिशियल डायग्राम के ऊपर जाएंगे। वो डायग्राम नहीं, आलू वाला, ये हमारा वाला डायग्राम, ध्यान से देखेंगे यहां पर। दिस इज प्रोफेज। दिस डायग्राम विल हैव एवरीथिंग व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। ध्यान से देखो इस डायग्राम को। ये मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अलग अलग जगहों पर मैं मार्क कर रहा हूं। देखो ये थोड़ा थोड़ा चिप होना स्टार्ट हो गया, टूटना स्टार्ट हो गया, डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है। ये मेरे दोनों सेंट्रियोल्स हैं, डुप्लीकेट हो गए क्या नहीं हो गए, एंड बोथ ऑफ देम हैज स्टार्टेड मूविंग टू द ऑपोजिट पोल्स। ये यहां जा रहा है, दूसरा यहां जा रहा है, यस और नो। उसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली यहां हमारे ये क्रोमोसोम्स है। देखो ये क्रोमोसोम नंबर 1, तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। देखो क्रोमोसोम्स आर विजिबल, हाई या ना। वाई दे आर विजिबल? बिकॉज उनका कंडेंसेशन चालू हो गया है, थिकर हो गए हैं और शॉर्टर हो गए हैं। तो मतलब हमारा प्रोफेज यहां पर हो जाता है। हमारा कार्योकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेप प्रोफेज, उसमें क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है जिसके वजह से थिकर एंड शॉर्टर बन रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं अलोंग विद पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। देखो अलोंग विद पेयर, अभी मार्क कर रहा हूं, ये एक पेयर यहां पर, ये एक, ये दूसरा, ये पेयर हो गए क्या नहीं हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स के पेयर है। यहां पर भी दोनों है साथ में, देखो यहां पर भी दोनों है साथ में, यहां पर भी दोनों है साथ में। तो दिस पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड स्टार्ट्स टू गेट विजिबल। फिर हमारे सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो गए, ऑपोजिट पोल्स पे जाना चालू हो गए, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है। दिस इज नथिंग बट प्रोफेज। अगर प्रोफेज समझ में आ गया होगा तो आगे का पार्ट बहुत फटाफट हमारा खत्म हो जाएगा। दिस वॉज योर फर्स्ट फेज विच वॉज नथिंग बट प्रोफेज। ध्यान से मैं सब डिलीट करता हूं, बस आपके सामने आपका डायग्राम रहेगा। जस्ट लुक एट दैट डायग्राम एंड ट्राई टू रिवाइज व्हाट ऑल आई हैव टोल्ड टिल नाउ। सिर्फ रिवाइज करेंगे, हर वो चीज जो प्रोफेज में होती है वो बताई गई है आप लोगों को। डायग्राम ध्यान से देखेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। दिस इज प्रोफेज। कंडेंसेशन अभी तक तो लर्न हो जाना चाहिए। कंडेंसेशन ऑफ थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स, they become thicker and shorter, starts to appear along with pair of sister chromatids. Centrioles duplicate, start moving to the opposite poles. Nuclear membrane and the nucleolus starts to disappear. ये काइरोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेप है जो है प्रोफेज।
राइट? ये समझ में आया? अभी जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, नेक्स्ट फेज पर, विच इज मेटाफेज, जो हमारा स्टेज नंबर 2 है इन कार्योकाइनेसिस, दैट इज मेटाफेज। ध्यान से समझो, अभी हमारे पिछले वाले स्टेज में क्या स्टेटस था? हमारा कंडेंसेशन चालू हो गया था, विजिबल होने चालू हो गए थे क्रोमोसोम्स, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होकर ऑपोजिट पोल्स पर जाने चालू हो गए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू हो गया था। अभी स्टार्ट होता है मेटाफेज। ध्यान देंगे यहां पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स इन मेटाफेज। जो ऊपर चालू हुआ था यहां पर वो कंप्लीट हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है। ऊपर सिर्फ गायब होना स्टार्ट हुआ था, मेटाफेज में कंप्लीटली गायब, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। कौन डिसअपियर हो जाता है? हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स। फिर आगे क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ऊपर कंडेंसेशन सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट हुआ था, यहां पर कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन प्रोसेस एंड बिकम क्लियरली विजिबल। वहां पर दिखने स्टार्ट हुए थे, अभी क्लियरली विजिबल हो गए, क्योंकि इतने कंप्रेस हो गए हैं, इतने थिक और शॉर्ट हो गए कि दे आर बिकमिंग clearly visible. They are clearly visible along with the pair of their sister chromatids. ये दूसरी चीज हुई है मेटाफेज में। पहली क्या हुई है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स, फिर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है, क्लियरली विजिबल है along with pair of sister chromatids। फिर आगे all chromosomes are arranged parallel to the equatorial plane of the cells। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ध्यान से सुनेंगे सिर्फ, all chromosomes are arranged पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। दिखाऊंगा कैसे। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, यस और नो? ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया क्या नहीं हो गया? बस इतना याद रखो। क्रोमोसोम क्या करते हैं बाद में बताऊंगा, ये इतना याद रखो। अर्थ हमारा इक्वेटर, हमारा इक्वेटोरियल प्लेन मतलब ये वाला पट्टा, ये वाला रीजन। यस, नाउ क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं? क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। ये तीसरी चीज हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट, क्लियरली विजिबल विद सिस्टर क्रोमैटिड। तीसरी चीज क्या हो रही है? ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। फिर स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स नोन एज स्पिंडल फाइबर्स। Special type of flexible protein fiber known as spindle fibers are formed between the centromere of each chromosome and both the centrioles। चिंता मत करो, सब डायग्राम में समझाऊंगा। चौथी चीज क्या हो रही है मेटाफेज में? स्पिंडल फाइबर्स विच आर स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स, दे आर फॉर्म्ड। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड। कहां पर फॉर्म हुए स्पिंडल फाइबर? Between centromere of each chromosome and both the centrioles। Spindle fibers are formed between the centromere of each chromosome and the centriole। ये होता है मेटाफेज। वापस से मेटाफेज का सिर्फ थियरी बताऊंगा, समझाऊंगा डायग्राम के साथ। मेटाफेज में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, फिर हमारा जो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट हो गया है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन इज कंप्लीटेड, chromosomes are clearly visible along with pair of sister chromatids। फिर special type of flexible protein fibers known as spindle fibers। spindle fibers are formed। कहां पर फॉर्म हुआ? centromere of each chromosome and both the centrioles। यहां पर हमारा मेटाफेज स्टॉप हो जाता है, यहां पर हमारा मेटाफेज स्टॉप हो जाता है। ध्यान से देखो, अभी सेल, ये मेरा अर्थ और इक्वेटर था। अभी इसी चीज को हम लोग सेल के लिए समझने की कोशिश करेंगे, फिर डायग्राम के पास जाएंगे। ये हमारा सेल है। इस सेल के अंदर अगर आप लोगों को याद रहेगा, सिर्फ इतने पार्ट ऑफ द डायग्राम के पास देखेंगे आप लोग, दिस पार्ट ऑफ द डायग्राम ऑल ऑफ यू विल सी। यहां पर हमारे क्रोमोसोम्स कंडेंस होना स्टार्ट हो गए हैं, इधर उधर बिखरे हुए दिख रहे हैं। देखो, एक इधर घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है, एक यहां घूम रहा है, एक यहां घूम रहा है। ये पहली चीज। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना अलग अलग जगह से स्टार्ट हो रहा है। ये दूसरी चीज। अभी हम मेटाफेज के अंदर आ गए। अभी हम लोग कहां आ गए? अभी हम लोग मेटाफेज के अंदर आ गए।
मेटाफेज में देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था फॉर एग्जांपल, जो डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, ये पूरा का पूरा तरह गायब हो गया। फिर दूसरी चीज, कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया, मतलब यहां पर अगर फॉर एग्जांपल ये वाले को हम लोग देखते हैं, ये ऐसा है फॉर एग्जांपल, तो इसका मेटाफेज में और कंडेंसेशन हो गया, और शॉर्ट हो गया, और थिक हो गया। ये वाला देखते हैं फॉर एग्जांपल, ये प्रोफेज में ऐसा दिखाई दे रहा है हमको, इसका और कंडेंसेशन होता है और ये और थिकर और शॉर्टर हो जाता है। तो कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। कंडेंसेशन होने के बाद all the chromosomes are arranged parallel to the equatorial plane. For example, this is our equatorial plane. Yes, ये हमारे अर्थ का इक्वेटर यहां से होता है, पास होता है क्या नहीं होता है? तो मेरे सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स है, they arrange themselves parallel to the equatorial plane. सारे के सारे क्रोमोसोम्स चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह ये इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर अरेंज हो जाते हैं। ऑल ऑफ दीज आर माय क्रोमोसोम्स। ये कहां पर अरेंज हो गए? ये अरेंज हो गए पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। दिस येलो स्ट्रिप इज माय इक्वेटोरियल प्लेन। ऑल ऑफ दीज क्रोमोसोम्स अरेंज ओवर हियर, अपने आप को अलाइन कर देते, ऑर्डर में अपने आप को सबके सब इधर लाकर खड़ा कर देते हैं, पैरेलल टू दिस इक्वेटोरियल प्लेन। ये एक चीज। फिर हमारे पास यहां पर ऊपर हमारे सेंट्रियोल्स थे, यस और नो? दीज वर आवर सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल नंबर 1 था, ये सेंट्रियोल नंबर 2 था क्या नहीं था? ये दो सेंट्रियोल्स है। अभी क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स नोन एज स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर हमको नहीं समझता है भैया, हमको समझता है रस्सी, हमको समझता है सुतली। रस्सी क्या करती है? पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। करती है क्या नहीं करती है? रस्सी से पकड़ के रखते हैं क्या नहीं रखते? तो दी स्पेशल टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड। ये प्रोटीन मटेरियल है, ये पैदा हो जाते हैं। ये क्या है? ये रस्सी है। रस्सी क्या करती है? दो चीजों को पकड़ने का, बांधने का काम करती है क्या नहीं करती है? स्पेशल टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बिटवीन व्हाट? ध्यान से वो लाइन के पास जाएंगे, इमेजिन करेंगे, टेक्स्ट बुक नहीं खोलेंगे। बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर मार्क कर रहा हूं, ये इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, ये इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, ये इस क्रोमोसोम का है, और ये इस क्रोमोसोम का है। Special type of protein fibers known as spindle fibers are formed between the centromere of each chromosome and both the centrioles। यानी कि एक रस्सी इस तरीके से पैदा हो गई जो इस क्रोमोसोम को जोड़ रही है दोनों के दोनों सेंट्रियोल के साथ। ये दूसरी रस्सी पैदा हो गई, ये दूसरे क्रोमोसोम को जोड़ रही है। ये तीसरी स्पिंडल फाइबर, तीसरी सुतली पैदा हो गई, और ये चौथा स्पिंडल फाइबर, चौथी रस्सी पैदा हो गई जो दोनों क्रोमोसोम्स को, सॉरी, दोनों सेंट्रियोल को जोड़ रही है। विथ व्हाट? विथ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। ध्यान से देखो, ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम और दोनों सेंट्रियोल्स को ये स्पिंडल फाइबर्स ने जोड़ के रखा है क्या नहीं रखा है? दिस इज कंप्लीशन ऑफ मेटाफेज। यहां पर हमारा मेटाफेज कंप्लीट हो जाता है। मेटाफेज में क्या हुआ है? ध्यान से सॉरी, मेटाफेज में क्या हुआ है? ध्यान से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, गायब हो गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। कंडेंसेशन ऊपर स्टार्ट हुआ था, कंडेंसेशन स्टॉप्स, कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीट। दे आर क्लियरली विजिबल अलोंग विद द पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। चारों 1 2 3 4 चारों को देखो, क्लियरली विजिबल अलोंग विद पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। फिर उसके बाद स्पेशल टाइप, सॉरी उससे पहले, सॉरी, ऑल द क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटोरियल प्लेन पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। सारे क्रोमोसोम्स चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर अपने आप को अलाइन कर देते हैं, जमा हो जाते हैं। उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स नोन एज स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बिटवीन व्हाट? बिटवीन द सेंट्रोमियर of each chromosome
एंड बोथ द सेंट्रियोल्स। यहां पर हमारा मेटाफेज खत्म हो जाता है। ये फिगर ध्यान से देखेंगे। अब हमारा ये एक्चुअल फिगर ध्यान से देखेंगे। हम लोग अभी इस फिगर से केवल रिवीजन करने वाले हैं, राइट। दिस वॉज आवर प्रोफेज, जहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, क्रोमैटिड्स के साथ, पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स के साथ दिखना चालू हो गए थे सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना, डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ था। फिर हम लोग आते हैं मेटाफेज में, जिसको प्रो मेटाफेज यहां पर बोला। एक्चुअली मेटाफेज यहां पर कंप्लीट होता है। ये देखो, ये प्रोफेज से मेटाफेज होना स्टार्ट हुआ। प्रो मेटाफेज मतलब मेटाफेज कंप्लीट होने से पहले। मेटाफेज कंप्लीट होने से पहले देखो सेंट्रियोल्स अलग अलग कॉर्नर में जा चुके हैं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होने स्टार्ट हो गए। देखो स्पिंडल फाइबर हर जगह पर सेंट्रोमियर को जोड़ रहे कि नहीं जोड़ रहे सेंट्रियोल से। और अभी ये क्रोमैटिड्स जो है, क्रोमोसोम्स जो है, विजिबल होने स्टार्ट हो गए। विजिबल होते होते अभी ये सब अलाइन होने चालू हो जाएंगे। यहां पर हमारा मेटाफेज कंप्लीट हो गया। देखो दिस इज कंप्लीटेड मेटाफेज, ये कंप्लीटेड मेटाफेज है। ध्यान से देखो, एक एक चीज मार्क करता जाऊंगा। डुप्लीकेट सेंट्रियोल्स एट द ऑपोजिट पोल्स, क्लियरली विजिबल कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स विजिबल अलोंग विद पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखो कितने विजिबल है, कंडेंस्ड है, जाड़े जाड़े मोटे मोटे हो गए क्या नहीं हो गए? यस और नो? मोटे मोटे जाड़े जाड़े विजिबल हो गए क्या नहीं हो गए? कहां पर अलाइन किए हैं? एट द इक्वेटर। यस और नो? इक्वेटर पर अलाइन हो गए, अलाइन हो गए क्या नहीं हो गए? पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। यस। फिर स्पेशल स्पिंडल फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स नोन एज स्पिंडल फाइबर्स, फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स नोन एज स्पिंडल फाइबर्स। देखो किसको जोड़ रहे हैं? सेंट्रोमियर और बोथ द सेंट्रियोल्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं, राइट। ये अलाइनमेंट हो जाता है एट मेटाफेज। यहां पर आपका कारियोकाइनेसिस का दूसरा स्टेज कंप्लीट हो गया है भैया। यहां पर कारियोकाइनेसिस का दूसरा स्टेज, मेटाफेज इज कंप्लीट, राइट। दिस इज कंप्लीशन ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज के एंड में सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है वो इस तरीके से अलाइन हो चुके हैं। इक्वल बोल रहा हूं, इक्वेटर पर सेंटर ऑफ द सर्कल बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ द सेल आ चुके हैं। स्पिंडल फाइबर्स आर इन प्लेस, कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया है, राइट। अभी जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है एनाफेज का। बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये एनाफेज, राइट। जस्ट रिमेंबर दैट फिगर ऑफ मेटाफेज। सेंट्रियोल्स, क्रोमोसोम्स एट द सेंटर, इक्वेटोरियल एक्सिस पर, इक्वेटोरियल प्लेन पर, एंड स्पिंडल फाइबर्स जोड़े हुए। स्पिंडल फाइबर किसको जोड़े हुए? सेंट्रियोल ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विद बोथ द सेंट्रियोल्स। एक सेंट्रियोल दूसरा सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलकर किधर ज्वाइन कर रहा है? सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम जोड़ा हुआ, राइट। अभी आता है एनाफेज विच इज द थर्ड फेज ऑफ कारियोकाइनेसिस। अभी न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल हमको डिवाइड करना है, बराबर है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा था? पूरी लड़ाई में जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम कहां आ गया है? क्रोमोसोम सेल के बीचों बीच आ गया है, रस्सी से जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दीवार गायब हो चुकी है। अभी बस इस क्रोमोसोम को डिवाइड करना है, इस क्रोमोसोम को डिवाइड करना है, इसको भी और इसको भी। जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करना है, न्यूक्लियस को डिवाइड करना है। अभी तक हमने सिर्फ तैयारी करके रखी थी, अभी हम डिवीजन करने वाले हैं। ध्यान से देखो कैसे। इन एनाफेज सेंट्रोमियर्स स्प्लिट and thereby sister chromatids of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite directions with the help of spindle fibers. In anaphase chromosome centromere split, ये मेरा ये देखो ये मेरा सेंट्रोमियर है क्या नहीं है? ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, बीच में से काट दिया जाता है। सेंट्रोमियर जहां पर है वहां पर से कैंची मार दी जाती है, कट कर दिया जाता है, जिसके वजह से ये वाली सिस्टर इस डायरेक्शन में, ये वाली सिस्टर इस डायरेक्शन में। सेंट्रोमियर दोनों को जोड़े हुए था, स्पिंडल फाइबर दोनों को जोड़े हुए था।
क्या हो जाता है एनाफेज में? द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एक सिस्टर थी जो इस डायरेक्शन में चली गई, ये दूसरी सिस्टर थी जो इस डायरेक्शन में चली गई। ध्यान से सेंटेंस को वापस देखेंगे। इन एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड देयरबाय सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम था जिसकी ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड है। सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट and they are pulled apart in opposite directions with the help of what? With the help of the rassi, that is spindle fibers. ये मेरा एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड, ये मेरा सेंट्रोमियर। ऊपर यहां पर एक सेंट्रियोल था, नीचे यहां पर एक सेंट्रियोल था, और इन सबको जोड़ने का काम ये रस्सी कर रही थी, ये स्पिंडल फाइबर कर रहा था। ये मेटाफेज ड्रॉ किया हुआ है मैंने आपके सामने, जहां पर हम लोग सिर्फ वन क्रोमोसोम का एग्जांपल ले रहे हैं। अभी मैं एनाफेज में आता हूं, सेंट्रोमियर में से स्प्लिट कर देता हूं, काट देता हूं, एक्स चला देता हूं, जिसके वजह से ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती है, ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती है, बंधन टूट जाता है। पहली वाली सिस्टर क्रोमैटिड इस रस्सी के वजह से इस डायरेक्शन में पुल हो जाती है, दूसरी वाली सिस्टर क्रोमैटिड इस वाली रस्सी, इस वाले स्पिंडल फाइबर के वजह से दिस डायरेक्शन में पुल हो जाती है। यहां पर क्या हो गया? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट हो जाती है, एक इस तरीके से, दूसरी इस तरीके से। जब साथ में थे तो दोनों ऐसे दिखते थे, बीच में से हमने उनको स्प्लिट कर दिया। वन मूव्स इन दिस डायरेक्शन, द अदर मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ spindle fibers, with the help of the रस्सी which is nothing but the spindle fibers. Yes, रस्सी से जोड़ा हुआ था सबको। Now इसके आगे क्या होता है? The separated sister chromatids are called as daughter chromosomes. बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला नया मेंबर पैदा हो गया है फैमिली का, जिसका नाम है डॉटर क्रोमोसोम्स। द सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स। याद रखें, कहीं पर भी ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गई थी, ये अलग हो गई थी, दो डॉटर क्रोमोसोम्स पैदा हो गए हैं। सबसे पहले ये हमारा पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम था, सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के वजह से दो डॉटर क्रोमोसोम्स पैदा हो गए हैं। सबसे पहले कौन पैदा हुआ? दो डॉटर क्रोमोसोम्स पैदा हो गए। जेनेटिक मटेरियल स्प्लिट हो गया क्या? नहीं हो गया। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स. Chromosomes being pulled appear like a bunch of bananas. The chromosomes being pulled, ध्यान से देखो, यहां पर ड्रॉ करता हूं। ये पहला पैर था, ये दूसरा पैर था, ये तीसरा पैर था, ये चौथा पैर था। अभी पुल होंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर, ये नीचे, है ना। तो ये ऐसा ऊपर वाले, सिर्फ ऊपर वाले दिखा रहा हूं, ये देखो, ये ऊपर वाले, ये बनानास का बंच जैसे दिख रहा है ना, बंच ऑफ बनानास। ये नीचे वाले भी बंच ऑफ बनानास के जैसे दिख रहे हैं, ये वाले सब। ये इतना दूर दूर नहीं रहते, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए। ऑल ऑफ दीज अपीयर एज अ बंच ऑफ व्हाट? बंच ऑफ बनानास। द सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स, द सेपरेटेड डॉटर क्रोमोसोम्स अपीयर एज अ बंच ऑफ bananas. The chromosomes pulled apart appear like a bunch of bananas. In this way, each set of chromosome reach at two opposite poles of the cell. Very important. Each set of chromosome, ये ऊपर वाला सेट, ये ऊपर वाला सेट ऊपर के एंड पे पहुंच जाता है, ये नीचे वाला सेट नीचे के एंड पे पहुंच जाता है। मतलब ऑपोजिट पोल्स पे ईच सेट पहुंच गया क्या? नहीं पहुंच गया। एक सेट ऊपर चला गया, दूसरा सेट नीचे पहुंच गया। तो दिस सेपरेटेड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। मतलब मटेरियल डिवाइड हो गया है भैया। ये सेल था, सेल के अंदर मटेरियल जो है वो डिवाइड हो चुका है। कौन सा मटेरियल डिवाइड हुआ है? क्रोमोसोम, मतलब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हुआ है। वो किसके अंदर था? वो न्यूक्लियस के अंदर था। ये याद रखने का, स्टोरी का जो मेन स्टोरी है वो भूलना नहीं है। इन दिस वे
ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। यहां पर हमारा एनाफेज खत्म हो जाता है। जो सारे के सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन कर चुके थे, कहां पर? इक्वेटोरियल प्लेन पर। सेंट्रियोल्स ने उनको पकड़ा हुआ था स्पिंडल फाइबर्स की मदद से। स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमियर से पकड़े हुए थे। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, जिसके वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स पर पुल किए जाते हैं। ईच सिस्टर क्रोमैटिड, अभी ये जो सेट है, ये सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर व्हाट? आर डॉटर क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम में से दो पैदा हो गए क्या? नहीं, तो डॉटर क्रोमोसोम्स। पहला नया इंडिविजुअल पैदा हो गया, पहले बच्चे पैदा हो गए, जो कौन थे? डॉटर क्रोमोसोम्स थे। हमको न्यूक्लियस, हमको सेल बनाना है, सबसे पहले कौन पैदा हुए? दो डॉटर क्रोमोसोम्स पैदा हुए। नाउ दिस क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपार्ट अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनानास। इन दिस वे दोनों सेट ऑफ पोल्स, दोनों ऑपोजिट पोल्स पर ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पहुंच जाता है। मतलब जेनेटिक मटेरियल ऊपर भी चला गया है, जेनेटिक मटेरियल नीचे भी चला गया है। सिस्टर क्रोमैटिड्स आइडेंटिकल थे, याद आ रहा है क्या? तो दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, एक पार्ट ऊपर चला गया, दूसरा पार्ट नीचे आ गया। कोई भेदभाव किया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्रकृति कभी भी भेदभाव नहीं करती है, राइट? अभी एनाफेज को हमारे डायग्राम में देखेंगे। यहां पर दिस इज आवर एनाफेज। मेटाफेज यहां पर है। मेटाफेज का क्विक रिवीजन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है गायब हो चुका है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है, क्लियरली विजिबल सिस्टर पेयर क्रोमैटिड्स है। उसके बाद हमारे स्पिंडल फाइबर्स आ चुके हैं, सेंट्रोमियर्स और सेंट्रियोल से पकड़ के बैठे हुए हैं। ऑल द क्रोमोसोम्स हैव अलाइन्ड देमसेल्व्स एट द इक्वेटर। अभी इक्वेटर पर, यहां पर ध्यान से देखेंगे मेटाफेज वाले डायग्राम पर, इक्वेटर पर यहां पर से स्प्लिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही स्प्लिट होते हैं, एक सेट ऊपर की तरफ जाता है, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड नीचे की तरफ आता है। ये ए, ये 1 वाला है, ये 1A, ये 1B, ये 2A, ये 2B, ये 3A, ये 3B, ये 4A, ये 4B। सिस्टर क्रोमैटिड्स एक ऊपर दूसरा नीचे एट द ऑपोजिट पोल्स। दे आर अपीयरिंग एज अ बंच ऑफ बनानास। यस और नो? देखो, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर क्रोमोसोम्स, ये दूसरा सेकेंड सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, हाई है ना? ये डॉटर क्रोमोसोम यहां पर पहला सेट, ये दूसरे वाले भी डॉटर क्रोमोसोम्स हो गए क्या? नहीं हो गए? यस और नो? दिस इज नथिंग बट एनाफेज। एनाफेज यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो गया है। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए। एक सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम ऊपर के पोल पर, दूसरा सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम नीचे के पोल पर। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो सेपरेट हो चुका है। थर्ड फेज ऑफ कार्योकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है। कार्योकाइनेसिस में क्या कर रहे थे? न्यूक्लियर डिवीजन कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे? जिसमें हमारा हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है। न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है, क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है, वो सेपरेट हो चुका है। लास्ट फेज में आते हैं, दैट इज टेलोफेज। फोर्थ स्टेज ऑफ आवर कार्योकाइनेसिस साइकिल इज टेलोफेज। न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल सेपरेट हो चुका है। अभी यहां पर ध्यान से देखेंगे, टेलोफेज में न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट कैसे हो रहा है। द क्रोमोसोम्स विच हैव रीच्ड एट द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, एक सेट ऊपर दूसरा सेट नीचे। क्रोमोसोम्स विच हैव रीच्ड द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस। अभी क्या होना स्टार्ट हो गए? डीकंडेंस होना स्टार्ट हो गए। कंडेंस हुए थे पहले, काम खत्म हो गया है, बैक टू नॉर्मल सिचुएशन, बैक टू नॉर्मल पोजीशन, डीकंडेंस होना स्टार्ट हो गए हैं। क्रोमोसोम्स प्रोफेज में हमारा जो फर्स्ट स्टेज था, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? लेकिन अभी डिवीजन हो चुका है, डॉटर क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। तो ये डॉटर क्रोमोसोम्स who have reached at the opposite poles now start to decondense. कंडेंस हुए थे, कंप्रेस हुए थे, यस और नो? डीकंडेंस होंगे तो वापस से थिन, थ्रेड लाइक, टॉल, यस और नो? है ना? ध्यान से देखो, ये पहला ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, फिर कंडेंसेशन हुआ तो ये थिकर एंड शॉर्टर। अभी डीकंडेंसेशन होगा,
अभी वापस से बैक टू नॉर्मल चले जाएंगे। सिंपल बात है, बैक टू स्क्वायर वन हो गया क्या? नहीं हो गया। स्टार्ट यहां से हुआ था, फिनिश भी यहीं पर हो रहा है। प्रकृति है, जहां से आप चले थे वहीं पर आपको लेकर जाएगी। दिस इज नेचर, दिस इज साइंस, एंड साइंस एंड नेचर आर रियली वंडरफुल। हमने यहां से स्टार्ट किया था, ये स्टेज था क्रोमोसोम का जो कंडेंस होना स्टार्ट हुआ था। काम खत्म हो गया है, फिर से नॉर्मल पे चला गया, डीकंडेंस होना स्टार्ट हो गया। एक और चीज याद करो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ था क्या? नहीं हुआ था, वो भी लौट कर वापस आएगा। ध्यान से देखो, एनाफेज टेलोफेज। The chromosomes which have reached at the opposite poles of the cell now start to decondense, due to which they again become thread-like thin and invisible. Decondensation होने के कारण वो फिर से thin thread-like और invisible हो जाते हैं। शॉर्ट हो रहे थे, कंप्रेस हो रहे थे, इसलिए नजर आ रहे थे। वापस से डीकंडेंस हो गए, थिन हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे, दिखाई देने वाले नहीं है। तो जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर अंत होने वाला है। फिर ये हमारे क्रोमोसोम से जो डीकंडेंस हो गए हैं, थिन थ्रेड लाइक हो गए हैं, इनविजिबल हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ऊपर गया था, ये देखो यहां पर, दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नीचे आया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अराउंड भी फॉर्म होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अराउंड भी फॉर्म होगा। ध्यान से देखो, पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला कंटेंट, दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला कंटेंट। दो जगह पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया क्या? नहीं हो गया। जिस एरिया को मार्क कर रहा हूं, जिस एरिया को हाईलाइट कर रहा हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया है, जेनेटिक मटेरियल अंदर मौजूद है, यस और नो? मतलब ये और ये डॉटर न्यूक्लियाई बन गए क्या? नहीं बन गए। क्यों? इनके पास पूरा जेनेटिक मटेरियल है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए क्या? नहीं हो गए। पहले डॉटर क्रोमोसोम्स बने थे, वो सेपरेट हो गए, उसके अराउंड प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दो डॉटर न्यूक्लियस, ये पहला न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, दो डॉटर न्यूक्लियाई पैदा हो गए क्या? नहीं हो गए, यस और नो? न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो रहा है। न्यूक्लियस दो बनने वाले, एक न्यूक्लियस से स्टार्ट किया था, दो न्यूक्लियस बनाने हैं हमें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच हैव रीच्ड एट द पोल्स, thus टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन अ सेल। एक सेल के अंदर, यहां पर ध्यान से देखो, इस डायग्राम के पास दो डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। दोनों न्यूक्लियाई के अंदर अपना अपना जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल डिवाइड हो चुका है, इसलिए दिस इज न्यूक्लियर डिवीजन, कार्योकाइनेसिस। हमने क्या किया? हमने सबसे इंपॉर्टेंट जायदाद जो जेनेटिक मटेरियल थी वो इक्वली दोनों में डिवाइड कर दी, फिर प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर दिया, मतलब न्यूक्लियस फॉर्म कर दिया। दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो चुके हैं, thus two daughter nuclei are formed in the cell. Nucleolus also appears in each daughter nucleus. स्पिंडल फाइबर्स का अभी कुछ भी काम नहीं, they disappear. क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स डिवाइड हो चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट अपीयर हो चुके हैं, फॉर्म हो चुके हैं, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं। न्यूक्लियलस ऑल्सो अपीयर्स and the spindle fibers completely disappear. In this way, karyokinesis is complete and cytokinesis begins. Karyokinesis, do not forget, was nuclear division. जो न्यूक्लियस के पास मटेरियल था उसी को डिवाइड करना था। एक न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स थे, तो हमें दो न्यूक्लियाई बनाने थे, दोनों के पास क्रोमोसोम भेजने थे सेम। न्यूक्लियस को डिवाइड करना था। ये अभी भी सेल वैसा का वैसा ही है, हमने केवल क्या किया? हमने केवल दोनों न्यूक्लियाई बना दिए, एक न्यूक्लियस में से दो न्यूक्लियाई बना दिए। दिस इज नथिंग बट साइटोकाइनेसिस। ये हमारा लास्ट स्टेप था। टेलोफेज, टेलोफेज में क्या हो रहा था? chromosomes, two sets of chromosomes which have reached at the opposite poles, they start to decondense. Decondense होने की वजह से thin thread like बन जाते हैं,
इनविजिबल बन जाते हैं। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना पैदा हो चालू हो जाता है, कहां पर? एट द टू पोल्स अराउंड द टू सेट्स। ऊपर वाले सेट के आसपास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नीचे वाले सेट के आसपास दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सॉरी जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, टू न्यूक्लियाई पैदा हो जाते हैं, टू डॉटर न्यूक्लियाई। दस टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन द सेल। ऊपर वाले पोल पर एक डॉटर न्यूक्लियस, नीचे वाले पोल पर दूसरा डॉटर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑल्सो अपीयर्स, स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपियर, कार्योकाइनेसिस कंप्लीट्स, साइटोकाइनेसिस बिगिंस। ये था हमारा टेलोफेज। इसको डायग्राम में देखेंगे ध्यान से। ये हमारा टेलोफेज है, ध्यान से देखो, मार्क कर रहा हूं कुछ। ये मेरा सेल है, इस सेल के अंदर एक डॉटर क्रोमोसोम का सेट यहां पर है, दूसरा डॉटर क्रोमोसोम का सेट यहां पर है। ये हमारा एनाफेज जो पिछला वाला स्टेज था, राइट। अभी ये मेरा न्यूक्लियस अभी तक वैसा का वैसा सेल है, सॉरी दिस इज माय सेल जो मैंने ब्लू में मार्क किया हुआ है। पहला सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऊपर गया था क्या नहीं गया था? दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नीचे आया था। अभी इन दोनों सेट के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो चुका है। तो एक सेल के अंदर ये दो न्यूक्लियर प्रेजेंट हो गए क्या नहीं हो गए? मतलब एक न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियस 1 और ये न्यूक्लियस 2 बन गए क्या नहीं बन गए? दो डॉटर न्यूक्लियर बन गए क्या नहीं बन गए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया क्या नहीं हो गया? स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गया क्या नहीं हो गया? दिस इज नथिंग बट टेलोफेज। दिस इज एंड ऑफ कार्योकाइनेसिस। कायरोकाइनेसिस के एंड में हमको दो डॉटर न्यूक्लियाई मिले। हमको न्यूक्लियर डिवीजन करना था क्या नहीं? एक न्यूक्लियस का दो न्यूक्लियस बनाना था। ध्यान से यहां पर देखो, ये मेरा प्रोफेज था, यहां पर ये एक न्यूक्लियस था क्या नहीं था? इस एक न्यूक्लियस के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल था। इस एक न्यूक्लियस के हमने यहां पर दो न्यूक्लियस बना लिए। हमने यहां पर दो न्यूक्लियस बना लिए। ये जेनेटिक मटेरियल दोनों न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से डिवाइड हो गया है। जस्ट अ मिनट, ये मेरा पहला न्यूक्लियस, ये मेरा दूसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीट, कार्योकाइनेसिस इज कंप्लीट। एक सेल के अंदर दो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं। एक घर के अंदर दो कमरे बन चुके हैं। ऊपर वाले को भी फैन, एसी, कपाट, टीवी मिल चुका है, नीचे वाले को भी फैन, एसी, कपाट, टीवी मिल चुका है। मतलब जो इंपॉर्टेंट मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल था, दो न्यूक्लियस बनाने थे, वो दोनों के दोनों बन चुके हैं। ध्यान से, लेकिन अभी तक सेल कितने हैं? सेल अभी तक एक ही है। हमारा काम क्या चल रहा था? हमारा काम चल रहा था सेल डिवीजन, जिसमें सेल डिवीजन में फर्स्ट स्टेप था न्यूक्लियर डिवीजन या कार्योकाइनेसिस। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड डिवाइडिंग द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियर बना दिए हैं। न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम्स दोनों जगह पहुंच चुके हैं। एक घर के अंदर दो घर बन चुके हैं। ये मेरा न्यूक्लियस नंबर 1, ये मेरा न्यूक्लियस नंबर 2। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है भैया। क्यों? क्योंकि हमें सेल को डिवाइड करना है। सेल डिवीजन माइटोसिस का दूसरा स्टेप है साइटोकाइनेसिस। ध्यान से देखेंगे यहां पे साइटोकाइनेसिस। First, as usual, I will read. The cytoplasm divides by cytokinesis. Cytokinesis में क्या डिवाइड हो रहा था? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था। The cytoplasm divides by cytokinesis and two new cells are formed. The cytoplasm divides in cytokinesis. Two new cells are formed, which are called as daughter cells. साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है दोनों के बीच में। जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है, मटेरियल है, वो डिवाइड हो जाता है और दो सेल्स बन जाते हैं, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड डॉटर सेल। पहले हमने डॉटर क्रोमोसोम्स बनाए, मतलब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड किया। फिर उन डॉटर क्रोमोसोम्स के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पैदा किया, न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस आए। अभी दो न्यूक्लियस आ गए, दोनों के पास साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, दो डॉटर सेल्स पैदा हो गए। In this process, a notch is formed at the equatorial plane of the cell,
which deepens gradually and thereby 2 new cells are formed. However, in case of plant cells, instead of a notch, a cell plate is formed exactly along the midline of the cell and thus cytokinesis is completed. ध्यान से यहां पर देखो, बिल्कुल भी चिंता करने का विषय नहीं है. ये आपका कार्योकाइनेसिस है, जहां पर आपके 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं. अभी जो हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है, ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है. एनिमल सेल्स में यहां पर नॉच बन जाता है, यहां पर एक नॉच बन जाता है, गांठ बन जाता है, खींचते हैं कि नहीं खींचते, तो यहां पर वो नॉच बन जाता है. तो ये एक सेल बन जाता है, सेल 1, ये दूसरा सेल बन जाता है, सेल 2. प्लांट सेल्स के केस में यहां पर एक प्लेट बन जाता है, यहां पर एक प्लेट बन जाता है. ये प्लेट ने इस सेल को अलग कर दिया, इस सेल को अलग कर दिया, ये सेल 1, ये सेल 2. यहां पर बीच में ये आपका पूरा साइटोप्लाज्म, इस वाले को भी मिला, साइटोप्लाज्म इस वाले को भी मिला. दिस इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन विच इज साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म इज बीइंग डिवाइडेड, 2 cells are formed called as daughter cells. एक सेल के 2 सेल, पहले न्यूक्लियस तो यहां पर सेपरेट हो चुका था, 2 डॉटर न्यूक्लियाई तो बन चुके थे. ये देखो, ये एक डॉटर न्यूक्लियाई, ये दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई. अभी बचा क्या था? साइटोप्लाज्म को. ये साइटोप्लाज्म इधर आ गया, इसका साइटोप्लाज्म इधर आ गया. अभी जो इक्वेटोरियल प्लेन है, वहां पर 2 चीज हो सकती है. वो जो इक्वेटोरियल प्लेन है, यहां पर 2 चीज हो सकती है. एनिमल्स के केस में यहां पर ये नॉच फॉर्म हो सकता है, प्लांट्स के केस में यहां पर एक प्लेट फॉर्म हो सकता है. तो ये हमारा एक सेल हो जाता है, ये हमारा दूसरा सेल हो जाता है. दिस इज नथिंग बट साइटोकाइनेसिस. एक सेल से हम लोगों ने 2 सेल बनाए, सेल 1 और सेल 2. Each cell has got its genetic information, its new DNA, its nuclear material. Also along with it, it has the cytoplasm. कार्योकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ. 2 डॉटर सेल्स बन गए. यहां पर हमारा एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बने. यहां पर हमारा माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है. विद दिस we have completed mitotic division. ध्यान से यहां पर देखेंगे, हमारा वाला जो ये डायग्राम था, I will just rub everything else. एनाफेज हो गया था, टीलोफेज हो गया था. जो लास्ट स्टेज था हमारा, टीलोफेज was the last phase of nuclear division. यस, क्विक रिवीजन करेंगे. टीलोफेज के बाद हमारा साइटोकाइनेसिस कैसे हुआ. ये मेरा एक सेल था. टीलोफेज के एंड में, मतलब कायरोकाइनेसिस के एंड में, मेरे पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई आ गए थे. यहां पर ऊपर भी जेनेटिक मटेरियल था, क्रोमोसोम्स, और नीचे भी जेनेटिक मटेरियल था दूसरे न्यूक्लियस के पास, क्रोमोसोम्स. अब क्या बचा था? साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना. साइटोप्लाज्म यहां पर डिवाइड हो जाता है, दोनों के पास आ जाता है. साइटोप्लाज्म आने के बाद एनिमल सेल्स में नॉच फॉर्म होता है बीच में, प्लांट सेल्स में बीच में एक प्लेट फॉर्म हो जाता है. यहां पर सेपरेशन हो जाता है, यहां पर दीवार खड़ी हो जाती है, और इस दीवार के वजह से ये एक घर बन जाता है जो घर 1 है, और ये एक घर बन जाता है जो घर 2 है. दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2. ये डिफरेंशिएट होने के बाद ये डॉटर सेल 1 हो गया, ये डॉटर सेल 2 हो गया. सिंपल. यहां पर हमारा माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है. कैसे कंप्लीट हुआ? साइटोकाइनेसिस से. साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस में मेरा साइटोप्लाज्म जो है दोनों जगह चला गया. साइटोप्लाज्म में जाने के बाद 2 डॉटर न्यूक्लियाई पैदा होने के 2 डॉटर सेल्स पैदा होने के बाद बीच में एक नॉच फॉर्मेशन हो गया. मतलब वहां पर सेल 1 और सेल 2 डिफरेंशिएट हो गए, डिवाइड हो गए. एक सेल से हमने शुरुआत किया था, थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था, कंडेंसेशन हुआ, उसके बाद एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में, डॉटर क्रोमोसोम्स में डिवाइड हुआ. डॉटर क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होना स्टार्ट हो गए, फिर से वापस से थिन थ्रेड लाइक हो गए. न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियस
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने की वजह से दो डॉटर न्यूक्लियाई पैदा हो गए। दो डॉटर न्यूक्लियाई पैदा होने के बाद जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, जिसके वजह से दो डॉटर सेल्स आ गए। दोनों डॉटर सेल्स को एक नॉच ने, या तो भी प्लांट सेल्स के केस में एक प्लेट ने डिवाइड कर दिया, सेल 1 एंड सेल 2। एक सेल से हमने दो सेल्स बनाए। माइटोटिक डिवीजन, एंड ऑफ द प्रोसेस। माइटोटिक डिवीजन सोमैटिक सेल्स में, स्टेम सेल्स में। माइटोटिक डिवीजन के दो स्टेप्स, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ध्यान से सिर्फ हमको अभी विजुअलाइज करना है। माइटोसिस के दो स्टेज, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस के 4 फेजेस। कार्योकाइनेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है, न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन होने वाला है। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा मटेरियल है? जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम से, वो डिवाइड करना है। कार्योकाइनेसिस के दो फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। टेलोफेज के एंड में दो डॉटर न्यूक्लियाई हमको मिल जाते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्मिक मटेरियल डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। दोनों डॉटर सेल्स के बीच में एक नॉच या एक प्लेट फॉर्म हो जाता है। ये एक सेल, ये दूसरा सेल, सेल डिवीजन कंप्लीट, खत्म। दिस इज नथिंग बट माइटोसिस। ध्यान से एक और बहुत सुंदर डायग्राम लेकर आया हूं, 2 मिनट के अंदर आपको रिवीजन करने के लिए हेल्प होगा। दिस इज दैट डायग्राम। ध्यान से देखेंगे, पूरा का पूरा सेल डिवीजन माइटोसिस से यहां पर आपको दिया गया है। जस्ट लुक एट दिस केयरफुली। दिस इज प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर ध्यान से देखो, थोड़ा सा और जूम इन करता हूं। प्रोफेज के अंदर ध्यान से देखो, यहां पर मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है गायब होना स्टार्ट हो रहा है। कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। देखो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये देखो ये लोग थोड़े थोड़े दिखने स्टार्ट हो रहे हैं। अंदर है, क्रोमोसोम्स अंदर है, येलो कलर में बहुत बारीक है। कंडेंसेशन चालू हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गए, एक दूसरे एंड पे, एक इस एंड पे जा रहा है, दूसरा इस एंड पे जा रहा है। प्रोफेज। फिर आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। देखो ये वाला पार्ट, ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट है, इस वाले डायग्राम में दिख रहा है क्या? नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया है। हमारा कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है। देखो यहां पर ध्यान से, क्लियरली विजिबल पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रहे क्या नहीं दिख रहे? अलाइंड अलोंग द इक्वेटर है या नहीं है? इक्वेटोरियल प्लेन, पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, प्लस स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं हमको ब्लू कलर में। ये देखो स्पिंडल फाइबर्स कहां कनेक्ट कर रहे हैं? सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम अलोंग विद बोथ द सेंट्रियोल्स। यस और नो? देखो सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, और सेंट्रियोल को जोड़ रहे क्या नहीं जोड़ रहे? बोथ सेंट्रियोल को। ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स है। ये कंप्लीशन ऑफ मेटाफेज है। मेटाफेज में तैयारी हो चुकी है, बकरे को बस बीच से काटना है। एनाफेज आता है। एनाफेज के अंदर द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, each set of chromosomes is divided into two, both the sister chromatids are pulled apart in the opposite direction। ध्यान से देखो, ये वाली बहन इधर चली गई, दूसरी वाली दीदी इधर चली गई, ये वाली दीदी इधर चली गई, ये वाली दीदी इधर चली गई। स्पिंडल फाइबर्स थे, pulled apart in the opposite direction, appears like a bunch of bananas। सिंपल है। ये सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, ये सेट ऑफ डॉटर्स क्रोमोसोम्स, सबसे पहले बच्चे कौन से पैदा हुए? डॉटर क्रोमोसोम्स पैदा हुए। अभी ये डॉटर क्रोमोसोम्स एट दी ऑपोजिट पोल से, इनके आसपास टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू अपीयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना चालू हो गया है। उसके साथ साथ डीकंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन की वजह से थिन थ्रेड लाइक ओरिजिनल स्ट्रक्चर, इनविजिबल। न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो फॉर्म्ड, दो न्यूक्लियस पैदा हो जाते हैं। दिस इज न्यूक्लियस 1, दिस इज न्यूक्लियस 2। एक सेल के अंदर दो डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट, कार्योकाइनेसिस कंप्लीट। ये देखो, ये हमारा एक ही सेल है। इस सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं, बस बीच में से दीवार डालनी जरूरी है। ये देखो, ये मेरा साइटोकाइनेसिस है, ये प्रोसेस मेरा साइटोकाइनेसिस है। ध्यान से देखो, एक डॉटर न्यूक्लियाई यहां पर, दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई यहां पर। ये मेरा कंप्लीट मटेरियल, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, बीच में से नॉच फॉर्मेशन हो जाता है।
या प्लेट फॉर्मेशन हो जाता है. दिस बिकम्स माई सेल नंबर 1, दिस बिकम्स माई सेल नंबर 2. कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस. साइटोकाइनेसिस के साथ डॉटर सेल्स बन जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं. साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड, माइटोसिस इज कंप्लीट. राइट. आई होप ये डायग्राम जो एंड में जानबूझकर एंड में रखा गया था आपके लिए, आपको ये समझ में आया होगा. एंटायर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस समझ में आया होगा. माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए जरूरी है. क्यों? क्योंकि मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में कर रहे थे, तो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी मियोसिस है. लेकिन रिप्रोड्यूस हो जाता है, जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है. उसके बाद जब डिवाइड होना है, ग्रो करना है बॉडी को, तब दूसरा वाला प्रोसेस लगेगा जो है माइटोसिस का. समझ में आया? Besides, it is necessary for restoration of the emaciated body parts, wound healing, formation of blood cells, etc. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माइटोसिस क्यों काम में आता है, कहां काम में आता है? ग्रोथ ऑफ द बॉडी, wound healing, emaciated body parts, formation of blood cells. Very important type of cell division. माइटोसिस जो होता है सोमैटिक सेल्स में और स्टेम सेल्स में. With this, we come to the end of our session. हमारा माइटोसिस, हमारा चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो जाता है. आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा, ये सारे के सारे डायग्राम्स, ये एक्सप्लेनेशन. इनफैक्ट आई होप आप लोग को ये लर्न हो चुका रहेगा. राइट. सिर्फ डायग्राम आप लोगों को देखना है, डायग्राम को देखकर पूरा प्रोसेस आपको रिवाइज करना है. अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच. ऑल ऑफ यू हैव बीन सो पेशेंट. वी विल मीट सून in our series of Science 1 and Science 2. Until then, goodbye. Do take care.